अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हमारा कंप्यूटर का लेसन है नेटवर्क से रिलेटेड और नेटवर्क डिवाइसेस से रिलेटेड। लास्ट वीडियो के अंदर आपने नेटवर्क से रिलेटेड जो भी टर्म इस्तेमाल हुई हैं कंप्यूटर्स के अंदर उसको आपने स्टडी किया है। आज हम बिलखसूस नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं और इसके लिए सबसे पहली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि इससे रिलेटेड जो जो नेटवर्क डिवाइसेस इस्तेमाल हुई हैं उसको आज हम डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर आपने OSI मॉडल देखा था। आज इस OSI मॉडल की कुछ लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो आज के लेक्चर को पढ़ने से पहले इन लेयर्स के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है क्योंकि ये लेयर्स ही बेस बनेगी आगे चल के नेटवर्क डिवाइसेस का। और इस हवाले से ये लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप मैट्रिक लेवल के ऊपर हैं, चाहे आप FSC लेवल के ऊपर हैं, चाहे आप BS कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे कंप्यूटर का सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ वहाँ पे ये टॉपिक जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो सबसे पहले बात देखें कि जो पहली लेयर हमारे पास है वो हमारे पास है फिजिकल लेयर, और उसके बाद हमारे पास है डाटा लिंक लेयर, और नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क लेयर, और उसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर, और नेक्स्ट हमारे पास होगी फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और सेशन लेयर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंटेशन लेयर, और आखिरी हमारे पास होगी एप्लीकेशन लेयर। ये हमारे पास OSI मॉडल की कुछ लेयर्स हैं। तो सबसे पहली बात जो आपके लिए इंतहाई जरूरी है जानना वो आप ये समझ लीजिए कि जो पहली लेयर है इसके ऊपर जो हमारे पास डिवाइसेस काम करती हैं फर्स्ट लेयर के ऊपर वो हमारे पास है जी हब और रिपीटर। ये दो ऐसी डिवाइसेस हैं जो फर्स्ट लेयर के ऊपर काम करती हैं जिसको हम बोलते हैं फिजिकल लेयर। और जो हमारे पास सेकंड लेयर है इसके ऊपर हमारे पास स्विचेस, जो स्विच है हमारे पास वो काम करते हैं हमारे पास सेकंड लेयर के ऊपर। और जो तीसरी लेयर है इसके ऊपर हमारे पास जो मोस्टली डिवाइस इस्तेमाल होती है जिसको आप राउटर कहते हैं तो वो इस्तेमाल होती है। और बाकी जो लेयर्स हमारे पास हैं इनके ऊपर जो काम करते हैं वो बेसिकली गेटवेज होते हैं। ये डिवाइसेस हैं जो अपनी अपनी लेयर के ऊपर काम करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ये आपके लिए जानना, देखें अब इसके लिए आगे चलने से पहले सिर्फ इतना जानना जरूरी है, ये कुछ टॉपिक्स लिखे हैं हमने, इन टॉपिक्स को हम डिटेल से पढ़ने की भी कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पे इन डिवाइसेस को जानने की कोशिश करेंगे कि ये डिवाइसेस किस तरीके से काम करती हैं और इनका नेटवर्क के अंदर फंक्शन क्या है। तो सबसे पहली बात तो आपने ये देखनी है कि हमारे पास कुछ होती हैं जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क डिवाइसेस, और एक हमारे पास होता है जिसके लिए हम बिलखसूस इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट नेटवर्क डिवाइसेस। अब टॉपिक को आगे चलने से पहले सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये हमारे पास जो हब और जो हमारे पास स्विचेस है इसको हम पर्टिकुलरली बोलते हैं जी दीज आर द नेटवर्क डिवाइसेस। जबकि जो राउटर है हमारे पास, राउटर आपके पास जो डिवाइस है वो बेसिकली इंटरनेट नेटवर्क डिवाइसेस है। इंटरनेट के अंदर मोस्टली जो है वो राउटर का यूज होना जरूरी है, जबकि हब और स्विचेस का कोई भी नेटवर्क आपने बनाया हुआ है उसके लिए हब का या स्विच का होना जरूरी है। राउटर भी लगा सकते हैं लेकिन राउटर को बिलखसूस जो है वो हम इंटरनेट नेटवर्किंग के लिए रिलेट करते हैं। तो अजीज तलबा ये सबसे पहले जो आपने ये बात समझी है और ये जानी है कि इन 7 लेयर के अंदर जो OSI मॉडल है इसके अंदर पहली लेयर पे कौन सी डिवाइसेस काम करती हैं वो हब और रिपीटर होते हैं।
सेकंड लेयर ऊपर वाली लेयर के ऊपर आ जाए, डाटा लिंक लेयर के ऊपर, वहां पे स्विचेस मोस्टली काम करते हैं। और जो अपर लेयर है हमारे पास नेटवर्क लेयर, उसके ऊपर हमारे पास राउटर काम करता है, और बकिया जो लेयर्स हैं वहां पे मुख्तलिफ गेटवेज काम करते हैं। तो इनको समझने से पहले सबसे पहले हम आज अपना लेक्चर का जो आगाज करते हैं वो हब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हब है क्या। जी अजीज तलबा, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि हब हमारे पास दो तरह के होते हैं, जिसमें से एक को आप बोलते हैं एक्टिव हब, और उसके मुकाबले में जो दूसरा है हमारे पास वो हम बोलते हैं उसे पैसिव हब। तो सबसे पहले हब की फंक्शनैलिटी को जानने से पहले सिंपल बात ये समझ लीजिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हब आर देयर। फर्स्ट वन इज नोन एज एक्टिव हब एंड अदर वन इज या लास्ट वन इज पैसिव हब। तो एक्टिव हब जो है उसके बारे में आपने ये टॉपिक में सबसे पहली बात ही ये लिखी हुई है कि जो एक्टिव हब है वो बेसिकली क्या करता है। देखिए, इसके लिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि एक्टिव हब को एक्टिव हब इसलिए कहते हैं कि इसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिक्वायर्ड है, और यहां पे आप ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी नॉट रिक्वायर्ड। जो हमारे पास होगा, जो हब ये होगा जिसको आप पैसिव हब बोलते हैं, इसके लिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा ये है कि ये वाले जो एक्टिव हब है ये आपके जो सिग्नल्स होते हैं उनको एम्पलीफाई कर देते हैं, और इधर जो है ये सीन कोई नहीं होता, एम्पलीफाई सिग्नल्स को नहीं करते। ये जिस तरीके से सिग्नल इनको रिसीव होता है इसी तरीके से उस सिग्नल को आगे ये फॉरवर्ड करते हैं। इट्स मीन कि सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करते पैसिव हब, जबकि जो एक्टिव हब होते हैं ये सिग्नल को आगे रीजनरेट भी कर सकते हैं और इसको आगे एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हब आर देयर, एक्टिव हब एंड पैसिव हब। अब हब की फंक्शनैलिटी को आप जरा देख लीजिए। पहला पॉइंट आपने ये पढ़ लिया कि जो एक्टिव हब हैं और पैसिव हब हैं इनमें डिफरेंस क्या है। दूसरा आपने ये पढ़ा कि ये बेसिकली अब इसका फंक्शन देख लें, हम पढ़ने लगे हैं इसका ये वाला जो पॉइंट है ये ब्रॉडकास्ट करते हैं। हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट द सिग्नल्स। अब इसकी रीजन क्या है, देखें ये आपके पास एक छोटी सी डिवाइस है। अब इस डिवाइस के अंदर अगर सपोज कुछ पीसीज आपके सामने ये लगी हुई हैं और उसके साथ आप ये देखेंगे, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये हमारे पास डी सिग्नल है। डी हमारे पास ये आपके पास ये पड़ा हुआ है एक पीसी। एक हब बीच में डिवाइस लगी हुई है, इसके साथ जो अटैच है हमारे पास 4 सिस्टम हमारे पास अटैच है। अब इसका आपने जरा फंक्शन देखना है और इसको बड़ी जरा दिलचस्पी के साथ आपने सुनना है और समझना है कि हब बेसिकली काम कैसे करता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो हमने पॉइंट पढ़ा कि ऑलवेज ब्रॉडकास्ट द सिग्नल्स, हब हमेशा ब्रॉडकास्ट ही करता है। इसकी एग्जांपल में पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इसका ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि अगर एक सिस्टम ने अपना कोई एक मैसेज अगर उसने डी की तरफ भेजना है, कोई एक पैगाम, ये सेंडर होगा, ये डी रिसीवर होगा, तो ए ने अपना कोई एक पैगाम डी की तरफ जब भेजना है तो वो पैगाम दरअसल क्या होगा, वो जाएगा सबके पास। जितने नेटवर्क के साथ कंप्यूटर रिलेट होंगे वो सबके पास जाएगा। तो आप ये यूं समझ लीजिए इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कि आपने अपनी कोई एग्जांपल, कोई बात, कोई पैगाम आपने किसी अपने दोस्त को बताया है और उस पर एतमाद करके बताया है, और दोस्त ने आगे क्या किया कि आपकी जो वो बात थी वो पूरे जहां को वो फैला दी, उसने बाकी दोस्तों को, बाकी रिश्तेदारों को उसने वो बात पहुंचा दी। तो आप उससे शिकवा ज़रूर कर सकते हैं कि मैंने तो तुम पर एतमाद करके एक बात तुम्हें बताई थी, जबकि तुमने तो ये सारे जहां में ये बात इसको नशर कर दिया। तो असल में यही कैरेक्टर जो है ये हब का है। तो हब बेसिकली क्या करता है, कोई भी पैगाम जब आप किसी
सिस्टम पर इत्मीनान करके उसको पैगाम सेंड करते हैं, तो वो दरअसल उसको वो एज ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी के साथ वहां तक नहीं लेके जाता, बल्कि उसको वो ब्रॉडकास्ट कर देता है। और वो बाकी जो उस नेटवर्क के अंदर जितनी भी सिस्टम लगी हुई हैं, 2 4 6 8 10 जितने भी हैं, तो वो सब तक वो पैगाम जाता है बेसिकली, तो वो सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो जाता है। तो दरअसल ये इसका एक डिसएडवांटेज है हब का, कि हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट द सिग्नल्स। तो वो आपने जिसको भेजना चाह रहे थे गो कि उसको रिसीव होगा, एक्नॉलेज वो देगा, एक्नॉलेजमेंट आती है उसकी तरफ से, लेकिन वो बाकी सिस्टम के पास भी वो सिस्टम वो चला जाता है, वो कोई भी सिग्नल, कोई भी पैगाम, कोई भी जो होगा वो इंफॉर्मेशन जो है वो थ्रू आउट द नेटवर्क जो है वो हर सिस्टम के पास उसकी एक्सेसिबिलिटी पॉसिबिलिटीज होती है कि वो एक्सेस कर सकते हैं। ये बेसिकली इसका एक डिसएडवांटेजेस है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है इसका एक हब का पॉइंट, कि वो सिंगल कोलिजन डोमेन है। सिंगल कोलिजन डोमेन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक नेटवर्क है, यहां पे कुछ सिस्टम आपके पास मौजूद हैं। अब देखिए कि सपोज ये एक रूम है आपके सामने जो मैंने ये बनाया है एग्जांपल। इस चीज को सिंगल कोलिजन डोमेन को समझने के लिए आप ये एग्जांपल आपको जब आप समझ आ जाएगी तो इसका ये फीचर भी आपको समझ आ जाएगा। देखिए एक रूम है, रूम के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं। फॉर एग्जांपल इसके रूम से निकलने का रास्ता जो है वो एक ही है, एक ही दरवाजा होता है एक कमरे के अंदर से जाने का। तो क्लास को जब आप बेल होती है अमूमन रिसेस की, तो जब बेल होती है तो एक कमरे से हर बच्चे की कोशिश होती है कि मैंने यहां से क्या करूं, फिर 4 मैं निकलना शुरू करूं। अब जब एक ही कमरे से जब वो निकलना शुरू करेंगे तो दरअसल कहीं ना कहीं उनके अंदर टकराव पैदा हो जाएगा। तो ये जो टकराव है बेसिकली इसको बोलते हैं कोलिजन। और ये जो कोलिजन है ये सिंगल कोलिजन डोमेन का मतलब ये हुआ कि इसका जो एग्जिट था वो सिर्फ एक ही था, और हर सिस्टम ने उसमें से निकलने की कोशिश की, हर इंफॉर्मेशन ने, हर पैगाम ने उसमें से निकलने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा आंसर इसमें एलिमेंट आ जाता है कि कहीं ना कहीं उन इंफॉर्मेशन के अंदर आपस में कोलिजन पैदा हो जाती है। इसकी एग्जांपल आप देखिए कि फॉर एग्जांपल ए ने पैगाम भेजा ना सी को, और इसी दौरान डी ने भी भेज दिया सी को, तो यहां पे कहीं ना कहीं आपस में इंफॉर्मेशन या कोई भी मैसेज का कोलिजन जो है वो टकराव पैदा हो जाएगा, और यही टकराव जो है उसको डिस्कार्ड कर देगा, उस पैगाम को वो दोनों तक पहुंचाने में रुकावट बन जाएगा। तो ये इसका एक एलिमेंट है कि इसके अंदर सिंगल कोलिजन डोमेन का एलिमेंट भी शामिल है। तो हब इज आल्सो डिवाइस which is always broadcast the signal and have a single collision domain। तो एक तो इसके अंदर ये चीज यकीनन आपकी समझ में आई होगी। नेक्स्ट आपके पास है कि ये हमेशा जो हब होता है ये आपका लैन लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज होता है। एक तो ये बात ध्यान में रखिएगा, लोकल लेवल पे, लोकल एरिया लेवल पे जो हम नेटवर्क बनाते हैं, आम कंप्यूटर लैब्स जो बनाते हैं स्कूल लेवल पे बना लेते हैं, या मतलब किसी घर में कंप्यूटर्स को आप आपस में कनेक्ट करके भी बना सकते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर जो डिवाइस इस्तेमाल होती है वो दरअसल डिवाइस कौन सी है, वो हब है। तो एक तो इसका ये भी एलिमेंट आपने समझ लिया। अब उसके बाद इसके अंदर एक ये भी खसूसियत है कि इसके अंदर चूंकि इसकी कोई मेमोरी नहीं होती, ये जो टकराव पैदा होता है इसका आपस में, ये इसी वजह से है कि दिस डिवाइस वाज नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस। ये कोई इतनी ज़हीन और फतीन डिवाइस नहीं है। और मोस्टली जो शुरू के अंदर जब नेटवर्किंग स्टार्ट में आई थी तो वहाँ पे लोग नेटवर्क के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल किया करते थे वो हब किया करते थे। आज के दौर में हमारे पास स्विचेस ने जगह ले ली, और स्विचेस के बाद जो मोस्ट इंटेलिजेंट डिवाइस है वो राउटर ने जगह वो ले ली। तो अब उसके साथ फिर बात ये ज़हन में रखिए कि हमारे पास जो है इसके अंदर कोई मेमोरी का सीन नहीं होता। तो वो मेमोरी का सीन से मुराद क्या है कि किसी एक सिस्टम का, चूंकि आपको पता है कि जब आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये लेक्चर आपने समझा था और इसके अंदर आपने कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क पढ़ा था, तो उसके अंदर एक NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में भी आपने सुना था और आपने वो समझा था
तो हर सिस्टम के अंदर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है और उसका जो एड्रेस होता है बेसिकली उसको आप मैक एड्रेस कहते हैं और वो 48 बिट एड्रेस होता है। तो हर सिस्टम अगर हब इंटेलिजेंट होता तो वो मैक बेस एड्रेस के ऊपर जो है वो पैगाम भेजता। देखिए हमारे पास 4 सिस्टम लगी हुई हैं, इस हब के थ्रू नेटवर्किंग बनी हुई है, तो हर सिस्टम का अपना मैक एड्रेस भी है। अगर मैं ए का मैक एड्रेस बी के या डी के मैक एड्रेस को एक्सेस करते हुए इसको पैगाम भेजेगा तो वो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, वो यूनिकास्ट होगा। तो जब इसके अंदर ये फीचर आ जाता है तो ये फिर इंटेलिजेंट हो जाता है, लेकिन इसके अंदर इस चीज की कमी है चूंकि इसका मेमोरी इसकी है ही कोई नहीं। उसके अगेंस्ट अगर आप स्विच को या राउटर को देखेंगे तो वो इससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट डिवाइसेस है। तो इसका जो लास्ट फीचर है आपके पास कैन नॉट स्टोर मैक एड्रेस, तो इसके अंदर चूंकि इसका मैक एड्रेस कोई नहीं होता लिहाजा इसके अंदर आप नहीं कह सकते कि ये एक जो है इंटेलिजेंट डिवाइस है। तो ये हमारे पास कुछ हब के फीचर थे जो आज हमने डिस्कस किए। मैं इसको सिर्फ 2-4 मिनट के अंदर इसको मैं समराइज कर रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात कि हब इज नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हब आर देयर। फर्स्ट वन इज नोन एज एक्टिव हब एंड अदर वन इज पैसिव हब। एक्टिव हब को आप एक्टिव हब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सिग्नल को एम्पलीफाई करने का एक इसके अंदर फीचर मौजूद है और सिग्नल को ये रीजनरेट भी कर सकता है और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का भी होना जरूरी है। उसके अगेंस्ट जब आप पैसिव हब को देखते हैं तो पैसिव हब के बारे में आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करते बल्कि ये रिसीव करते ही एज इट इज उसे फॉरवर्ड कर देते हैं सिग्नल को। तो इसको विदाउट आप इलेक्ट्रिसिटी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और तीसरी बात आपने क्या पढ़ी इसके बारे में कि ये एक सिग्नल कौन से जनरेट करता है? ब्रॉडकास्ट करता है, क्योंकि ये सिग्नल को टू द पॉइंट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस जो है वो जनरेट करने की सलाहियत इसके अंदर मौजूद नहीं होती। तो ये हमारे पास हब का, और इसका लास्ट फीचर क्या था कि इसके अंदर जो थी वो सिंगल कोलिजन डोमेन थी इसके अंदर, जिसके अंदर सिग्नल का टकराव होने का आपस में खदशा काफी ज्यादा है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड जो डिवाइस है हमारी जिसको आप स्विच कहते हैं उसकी तरफ। अजीज तलबा, जैसा कि आपने वीडियो के आगाज में पढ़ा था कि जो पहली लेयर थी जिसको आप फिजिकल लेयर कहते हैं उसके ऊपर हब और रिपीटर वगैरह काम करते हैं। जो सेकंड लेयर थी आपकी डाटा लिंक लेयर, उसके ऊपर जो डिवाइस काम करती है वो दरअसल स्विचेस हैं। अब स्विचेस को अगर आप इस सेंस में देखें कि ये हब से कहीं ज्यादा बेहतर डिवाइस है और रिप्लेस कर दिया गया हब को स्विच के साथ। तो स्विच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये एक आप समझ लीजिए कि ये एक यूनिकास्ट डिवाइस है, लेकिन उससे पहले जो आपके लिए बात समझना जरूरी है वो ये है कि शुरू के अंदर बिल्कुल आगाज में आप यूं समझ लीजिए कि आपने एक लैब बनाई है और लैब आपने बनाई है जो सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस है वो आपने स्विच यूज किया है और स्विच ही समझ लीजिए ये हम आपके पास एक स्विच लगा हुआ है और आपके पास ये 4 पीसी लगी हुई हैं। ए बी सी और डी, ये 4 पीसी आपने लगी हुई है और बीच में जो डिवाइस आपने लगाई हुई है वो दरअसल कौन सी है? वो स्विच लगाया है। अच्छा, अब आप देखिए कि आपने अभी पढ़ा है कि स्विच जो है ये यूनिकास्ट जो है वो सिग्नल जनरेट करता है, लेकिन आप इसको समझने से पहले एक बात याद रख लीजिए, जब आपके पास बिल्कुल न्यू स्विच जब लगा हुआ होगा तो इन द बिगनिंग द स्विच जनरेट एक्चुअली ब्रॉडकास्ट सिग्नल। बिल्कुल आगाज में और न्यू स्विच के साथ जब आप काम करने जा रहे होंगे तो क्योंकि अब असल में जब आपने नया स्विच लगाया है तो स्विच के लिए ये याद रखिए हब के अंदर आपने ये पढ़ा था कि इसकी कोई मेमोरी कोई नहीं होती। इसके अंदर एक टेबल होता है जिसको आप बोलते हैं कैम टेबल। अजीज तलबा, इसके अंदर सबसे पहली बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्विच के लिए
एक पॉइंट मैंने यहां पे, ये वाला जो पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक कैम टेबल जनरेट करता है स्विच के अंदर, ये खासियत होती है। और ये कैम का मतलब होता है कंटेंट एक्सेस मेमोरी, ये बेसिकली इसकी ये मेमोरी होती है। अब आपको यही बात यहां पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो स्विच है इट इज मोर इंटेलिजेंट देन हब बट नॉट इंटेलिजेंट देन राउटर। तो सबसे पहली बात कि ये इंटेलिजेंट किस सेंस में है हब से, तो यही बात आज हमने यहाँ पे सीखनी है। तो सबसे पहली बात, आपने ऊपर टाइटल आपने देख रहे होंगे कि ये ब्रॉडकास्ट करता है यूनिकास्ट, लेकिन ये उस सेंस में करता है कि जब ये यूज टू हो जाता है। लेकिन जब ब्रांडेड न्यू आपके पास, जब आपके पास स्विच होगा तो ये फर्स्टली यूनिकास्ट नहीं करेगा, बल्कि इन द बिगनिंग इट ब्रॉडकास्ट द सिग्नल्स। तो वो सारे के सारे सिग्नल को ये ब्रॉडकास्ट करता है। अब किस सेंस में करता है, जरा ये देखिए कि जब ये आगाज के अंदर आपने न्यू ब्रांडेड स्विच लगाया है तो इस स्विच के पास किसी का सिस्टम का कोई मैक एड्रेस मौजूद नहीं है। जब मैक एड्रेस मौजूद नहीं है तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि हर सिस्टम के अंदर जब आप नेटवर्क बनाते हैं तो उनके अंदर कनेक्टर लगे होते हैं, जिसके अंदर आप कोई भी वो प्लग इन करते हैं कोई भी वायर, तो उन स्विच उन पोर्ट को आप बोलते हैं RJ45, वो कनेक्टर लगे होते हैं। तो जब आप कनेक्शन करते हैं तो RJ45 के अंदर आप करते हैं। इसी तरीके से हब के अंदर भी कुछ पोर्ट्स होती हैं जिनके अंदर वो कनेक्टर जो है वो प्लग इन हो जाता है। तो अब आप देखिए कि जब आपने देखना है कि ए ने जब डी के अंदर कोई भी सिग्नल या कोई भी पैगाम डी को पहुंचाना है तो अब ए की अपनी पोर्ट होगी, क्योंकि ये 4 सिस्टम है तो जाहिर है 4 पोर्ट होगी। अब इसका अगर 4 पोर्ट के अंदर इसका जो मैक एड्रेस होगा उसको अगर आप स्मॉल ए से जाहिर कर दें, इसको इसके मैक एड्रेस को स्मॉल बी से, स्मॉल सी से और स्मॉल डी से। अब स्विच को इन द बिगिनिंग नहीं पता कि कौन से सिस्टम का कौन सा मैक एड्रेस है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, इसके लिए वो ये करेगा कि सबसे पहले जब वो सिग्नल ए से ए के जरिए डी तक पहुंचाएगा तो इन आगाज में वो सिग्नल को वो ब्रॉडकास्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये जानना है कि कौन से सिस्टम का मैक एड्रेस दरअसल क्या है। तो जब वो ब्रॉडकास्ट करेगा ए को डी के साथ, तो इस तरीके से ये हमारे पास जो फर्स्ट पोर्ट होगी उसका इसे, और जो हमारे पास लास्ट है इसका इसे मैक एड्रेस मालूम हो जाएगा। तो जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो सिग्नल चूंकि ए के थ्रू डी को पहुंचा तो उसके जरिए इसको मैकिंग एड्रेस का अंदाजा हो जाएगा कि किस सिस्टम का मैक एड्रेस कौन सा है। उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग होंगे तो वो उसी तरीके से, जब बी इसी तरीके से समझ लीजिए आसान लफ्जों में कि जब बी सी को कोई पैगाम भेजेगा तो इनका भी मैक एड्रेस इसको जो है उसका अंदाजा हो जाएगा कि ये कौन से सिस्टम का मैक एड्रेस क्या है। तो अब जब इसके पास इसकी मेमोरी के अंदर, इसकी कैम टेबल के अंदर जो अब उसकी कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी है उसके अंदर जब हर सिस्टम का शेड्यूल और हर सिस्टम का मैक एड्रेस जब सेव हो जाता है तो उसके बाद जो भी कम्युनिकेशन होगी स्विचेस के थ्रू वो कौन सी होगी, वो यूनिकास्ट होगी। तो ये इसका जो है वो काम करने का तरीका होगा और इस तरीके से ये काम करेगा। अब उसके बाद हम चलते हैं कि इसका जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि इसके थ्रू फिर क्या होता है कि जब ए ने बेसिकली, अब आप देखिए कि जो उसका कंपैरिजन हब के साथ कीजिए कि हब के साथ जब आप सिग्नल भेजते हैं, यानी कि ए ने सिग्नल भेजा ना बी को, तो उसी में डी ने भी भेज दिया बी को। तो अब यहां पे हब का तो ये था कि इनके सिग्नल के दरमियान कोलिजन पैदा हो सकती है, लेकिन स्विच के सेंस में कोलिजन पैदा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी रीजन ये है, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इसका अपना डेडिकेटेड पाथ होता है। कैसे कि ए का, ये समझ लीजिए आप कुछ इस सेंस में लिख लीजिए, जरा इसको तस्वीर को थोड़ा सा वाज़ेह कर देते हैं। ये हमारे पास स्विच है और एक सिस्टम यहां पे, एक सिस्टम है, एक सिस्टम यहां पे है, एक सिस्टम यहां पे है और एक सिस्टम यहां पे है। ये ए आ गया, बी आ गया, सी और डी आ गया। अब आप देखिए कि ए का और बी का आपस में एक पाथ मौजूद है, इसी तरीके से ए का और सी का पाथ मौजूद है, सी का और डी का पाथ मौजूद है, डी का और बी का पाथ मौजूद है और डी का और ए का पाथ भी मौजूद है। तो इस सेंस में
फिर सी का और बी का पाथ भी मौजूद है। तो हर एक सिस्टम हर दूसरे सिस्टम के साथ अपना डेडिकेटेड पाथ जो है उसने मेंटेन किया हुआ है। तो जब सिग्नल भेजा जाएगा ए और बी को, और उसी लम्हे जब भेजा जाएगा डी के थ्रू बी को, तो ये अपने अपने डेडिकेटेड पाथ के ऊपर सिग्नल जो है वो ट्रांसफर होता हुआ अपनी सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो इस दौरान इसकी जो कोलिजन के चांसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इट्स मीन कि जब हमने ये देखा था हब के अंदर कि इसका जो था वो सिंगल कोलिजन डोमेन था, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इट हैज मल्टीपल कोलिजन डोमेन। इसका जो डोमेन हमारे पास है दे हैव इट हैज अ मल्टीपल कोलिजन डोमेन। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद इसकी जो कुछ पोर्ट्स के बारे में ध्यान में रखिए कि जो हमारे पास ये स्विच होता है इसकी मुख्तलिफ पोर्ट्स होती हैं, वो 8 भी हो सकती हैं पोर्ट्स, जिसके अंदर आप ये वो RJ45 कनेक्टर जो है वो कनेक्ट करते हैं। 8 भी हो सकती हैं, 16 भी हो सकती हैं, 24 भी पोर्ट वाला भी स्विच अवेलेबल होता है, इवन के 48 का जो है वो भी अवेलेबल है। और इसके अलावा इसकी जो हमारे पास चूंकि एक वो वायर्ड बेस जो है वो स्विच होता है और दूसरा हमारे पास जो है वो वायरलेस भी होता है। तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड होती है, और इसकी जो स्पीड होती है ये 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक ये जो है वो आगे जा सकता है। तो बहरहाल ये हमारे जो था आज का लेसन था जो हमारा हब और स्विच से रिलेटेड था। अब हम जाते हैं, कोशिश करते हैं कि जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसको आप राउटर कहते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक दफ़ा स्क्रीन के ऊपर ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप देख लीजिए और इनको नोट कर लीजिए, फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अजीज तलबा, आज का ये लेसन था। तो चूंकि इस लेसन के अंदर ये स्विच और हब को हमने डिटेल से पढ़ा है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर इंशाल्लाह ताला बल्कि हम ज़्यादा डिटेल से जो है वो राउटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप दोबारा हाजिर होंगे और नए टॉपिक के साथ कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि आपका फ्रॉम 9th टू हायर क्लासेस ये आपके लिए जो लेक्चर होगा इंतहाई मौजूद होगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।